बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधुओं और समस्त साथियों को मेरा जय जोहार। और मंच पर बैठे हुए हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, प्रवक्ता राकेश जी, सतीश जी, निरंजन जी, गजेंद्र जी, जगदीश साहू जी, अभिलाष साहू जी और मेरे एआईसीसी के सहयोगी और मित्र अंशुल जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आ पहुंचा है तो जरूरी है कि हम अपनी उपलब्धियों को, अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को आपके माध्यम से झारखंड की जनता से साझा करें और उनसे पुनः उनके आशीर्वाद की आशा करें। हमारा रिपोर्ट कार्ड A+ है। हमने ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया है। उपलब्धियों से भरा हुआ एक रिपोर्ट कार्ड है और उसकी कुछ झलकियां आपके साथ जरूर साझा करूंगी। अपने विरोधियों पर थोड़ी बात करूंगी, क्या देश का, प्रदेश का माहौल है, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया है तो मैं एक महिला होने के नाते मुझे खुशी है कि मैया योजना के तहत 57 लाख महिलाओं को हमने लाभार्थी बनाया। उनको 1100 रुपए देते थे, हमारी कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, हम उनको 2500 रुपए देंगे सरकार बनते ही। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया तो मुझे यह बताते हुए खुशी है कि झारखंड के 42 लाख लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का और जो बकाया बिल माफ हुआ है उसका लाभ पहुंचा है। हर परिवार की करीब करीब 1100 रुपए महीने की बचत है इस बिजली की माफी से और इस बिजली के 200 यूनिट मुफ्त होने से। मुझे यह बताते हुए खुशी है और गर्व है कि अपने अन्नदाताओं का पूरा सम्मान हमारी सरकार ने यहां पर किया है और 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी की है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 11 लाख बच्चियों को 5,000 रुपए प्रति माह मिला, जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित हुआ और उनके कौशल को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके विकास को और धार मिली। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 26 लाख से ज्यादा लोग अबुआ आवास योजना में लाभार्थी बने और हमने कोई बिना भेदभाव किए, बिना नफरत फैलाए, प्यार से, मोहब्बत से जो हमारा नारा है, लोगों को घर दिए जब केंद्र सरकार ने अपने पांव पीछे और हाथ पीछे घसीट लिया। मुझे कहते हुए ये खुशी है कि 72,000 शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। कहते हुए खुशी है कि पुलिस को 1 महीने की अतिरिक्त यहां पर तनख्वाह दी जाती है, जो सुरक्षित रखती है प्रदेश को, जो सुरक्षित रखती है आप लोगों को। और आगे वाला जो प्रारूप है उसकी हमारी गारंटी कल कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी झारखंड में हैं, वो हमारी गारंटी इस कार्यक्रम को, इस लाभ को, इन जन कल्याणी जनहित योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जरूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ थोड़े दुख से एक बात कहना चाहती हूं। आपका, झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। यह पैसा तो हम लेकर रहेंगे और यह सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए।
अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम करीब करीब 3 लाख छात्रों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल के लिए दे सकते थे। अगर ये 1,36,000 करोड़ हमें मिल गए होते तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से समाप्त हो गई होती। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर केंद्र सरकार हमारे पैसे पर ना बैठी होती तो 42,500 छात्रों को जो फॉरेन भेजकर, जो विदेश भेजकर पढ़ाने की छात्रवृत्ति है वो मिल गई होती। अगर ये पैसा 1,36,000 करोड़ जो हमारा पैसा हमें मिल गया होता झारखंड में तो 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ हो गया होता। 68 लाख किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ हो गया होता अगर केंद्र सरकार ने हमें यह पैसा दे दिया होता। अगर यह पैसा हमें दे दिया होता तो 68 लाख अबुआ आवास बन जाते। लेकिन यह पैसा हमें नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी हमने जनहित और जन कल्याणी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी। आपके साथ ये आंकड़े इसलिए साझा किए क्योंकि चुनाव का मौसम है और जुमले की बारिश करने वाले मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उनसे ये सवाल पूछना है कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, 1,36,000 करोड़ हमारे कब दीजिएगा? दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे गरीबों का भला हो जाएगा। मैं यहां आने से पहले बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ रही थी। ये वही बीजेपी है जिसने 500 का सिलेंडर राजस्थान में देने की बात करी थी। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आपका लगा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश में कहा था हर होली हर दिवाली फ्री सिलेंडर मिलेगा। कितनी होली कितनी दिवाली बीत गई, फ्री सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर का दाम 1000 के पार करा दिया। अब कह रहे हैं यहां पर 500 में सिलेंडर देंगे। अरे पहले राजस्थान में दे दीजिए, 6-7 महीना 8 महीना हो गया सरकार बने हुए। मैं पढ़ रही थी यहां पर रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे 2 करोड़ जो सालाना रोजगार बनने थे अभी तक 11 करोड़ बन जाने थे, उनका क्या हुआ? यहां पर बात किसान के हक की हो रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर 750 किसानों की शहादत पर चुप रहने वाले, कानून ना बनाने वाले यहां पर किसानों की बात कर रहे हैं। किस मुंह से आके झारखंड में आप बात करते हैं? आपके मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड भी नहीं है और असलियत यह है कि सरना धर्म कोड यहां की सरकार ने पास किया और 2 साल से आपके पास आपकी स्वीकृति के लिए दिल्ली में पड़ा हुआ है और आप उस पर कुछ नहीं कर रहे। आपने लगातार सीएनपीटी को लगातार कमजोर करने का काम किया है जिससे आदिवासियों पर, वंचितों पर, शोषितों का आप शोषण कर सकते हैं। असलियत यह है कि आपकी सरकार ने आंगनबाड़ी में बच्चों का बजट आधा किया था। आपकी सरकार ने बुजुर्ग पेंशन को कम किया था। उल्टे हम अब सर्वजन पेंशन देने जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में 50 वर्ष से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति को यह पेंशन मिलेगी। अमूमन 60 साल से ज्यादा पर मिलती है। आपने 11 लाख राशन कार्ड खत्म किए थे, हमने वो बहाल किए और हमने नए लाभार्थी जोड़े। बातें बहुत है करने को, लेकिन यह सच है कि चाहे वो सरना धर्म कोड हो, आपसे सवाल पूछा जाएगा आपकी मंशा क्या है? आप क्यों आदिवासियों के संस्कृति पर, उन पर, उनके हक पर, उनकी जमीन पर, उनके जंगल पर, उनके जल पर कब्जा करके अपने पूंजीपति मित्रों को देने की फिराक में रहते हैं? सब लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही कैसे वहां पर लाखों पेड़ काटकर आप अपने पूंजीपति मित्रों को देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए कुर्सी लगा दीजिए यहां पे। असलियत यह है कि ओबीसी का जो आरक्षण था वो 14% था, हमने बढ़ा के 27% किया और केंद्र सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही है। हमारी इन चीजों को स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है, यह सवाल हम जरूर पूछना चाहते हैं। और हम यह भी पूछना चाहते हैं कि औनी पौनी हल्की बातें करके चुनाव के मुद्दों से भटकाने वाले लोग आखिर में क्या चाहते हैं झारखंड के लिए?
आखिर में वो क्या चाहते हैं झारखंड की जनता के लिए, वो क्या चाहते हैं झारखंड के गरीबों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मध्यम वर्ग के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, आपके कुछ सवालों का जवाब जरूर दूंगी और वो सवालों का जवाब देना जरूरी है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी जी आए, आज झारखंड में है शायद, लंबी लंबी बातें करेंगे, लंबे लंबे जुमले भी फेंकेंगे और चले जाएंगे। उनसे पूछिएगा हमारे 1,36,000 करोड़ हमें कब मिलेंगे, और उनसे जरूर पूछिएगा कि परिवारवाद की बात आप करते हैं। 68 में से 33 टिकट आपने परिवार के लोगों को दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है परिवार से, जिसका परिवार होता है उसको परिवार की चिंता होती है। जो परिवार की चिंता करता है वो आस पड़ोस के लोगों की भी चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, युवाओं की चिंता करता है। यह असलियत है। आपने अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया, आपने रघुवर दास की बहू को टिकट दिया, आपने चंपई सोरेन के बेटे को टिकट दिया। ऐसा कौन है जिसको आपने टिकट नहीं दिया? 33 टिकट आपने परिवार से संबंधित लोगों पर दिया और आप यहां के परिवारवाद की बात करिएगा। मेरा अपना मानना है, जो कोई व्यक्ति जनता के माध्यम से चुनकर आ जाता है उस पर इस तरह का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। जनता जिस पर मोहर अपने आशीर्वाद की लगा देती है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आता है। परिवारवाद कहकर आप जनता का मनोबल, जनता के मताधिकार, जनता के मत का अपमान करते हैं। लेकिन क्योंकि आप परिवारवाद की बात करते हैं तो ये 33 टिकट की असलियत बता दीजिए आज, क्यों और कैसे इनको दिया गया। और असलियत यह है कि बीजेपी के पास ना कोई नीति है, ना कोई दृष्टि है, ना कोई दृष्टिकोण है, ना कोई व्यापक समझ है। असलियत यह है कि उनको एक नेता भी इंपोर्ट करके लाना पड़ा जो एक सेफ सीट ढूंढते रह गए और अब जो सीट मिली है वहां पर हारने की कगार पर है। असलियत यह है कि एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है। और असलियत यह है कि असम के मुख्यमंत्री को लाकर यहां पर बिठा दिया गया है और वो वही कर रहे हैं जो बीजेपी करती है, जिसके बिना वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, चाहे वो विभाजन की बात हो। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको संविधान ने हक दिया है। और मेरे नेता जैसे कहते हैं, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। यह संविधान है जो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को उनका हक देता है, जिस हक को मारने की कोशिश भाजपा बार बार करती है। झारखंड की जनता देवतुल्य है, सम्मानित है और बहुत समझदार है। और जहां से भी खबर आ रही है हमारी दोबारा से सरकार बनने जा रही है, हम अपनी जन कल्याणी जनहित योजनाएं जारी रखेंगे, उनको और भी बेहतर बनाएंगे। और झारखंड एक चीज का हिसाब जरूर करेगा, झारखंड हिसाब करेगा अपने चुने हुए मुख्यमंत्री के तिरस्कार का, उसको प्रताड़ित होने का, उसके साथ जो अत्याचार हुआ उसका। झारखंड हिसाब करेगा कि जब चुनाव हो रहा था, जनरल इलेक्शन, तो झारखंड के मुख्यमंत्री को 2 दिन के लिए भी प्रचार के लिए नहीं निकलने दिया गया था। झारखंड बहुत सारे हिसाब करने जा रहा है। झारखंड देख रहा है कि कांग्रेस की सरकारें तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में कैसे चल रही हैं, और झारखंड यह भी देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, यूपी में गरीबों के साथ क्या हो रहा है। झारखंड सब कुछ देख रहा है और झारखंड सब कुछ देखकर, सब समझकर नीतिगत फैसला करेगा। मुझे पूरा भरोसा है हमें पुनः सेवा का अवसर देगा। आपके सवालों का स्वागत है। मुझे पानी पिला दीजिए। आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जेएमएम यहाँ के आदिवासियों को बरगला रही है, उसे गुमराह कर रही है। यूसीसी हम लाएंगे तो उसमें आदिवासी से बाहर रहेंगे। ये आरोप है कि बरगला रही है आदिवासियों को। बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार है इस देश में। 19, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 19 राज्यों में सरकार है। ले आए ना बाकी जगह यूसीसी। आप सरना धर्म कोड की बात नहीं करते अपने बजट में। किस मुंह से आप आदिवासियों का नाम लेते हैं? हमने यहां से पास करके भेजा हुआ है, 2 साल से आप उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जहां पर इतने आदिवासी हैं वहां का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया आपने रखा हुआ है, जो इनके लाभ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था।
बीजेपी किस मुंह से बातें करती है? बीजेपी चुनाव आने पे शिगुफे छोड़ती है। अभी चुनाव खत्म हुआ था, एक वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा छोड़ा गया था, अभी खत्म हुआ है, अब एक ये यूसीसी का छोड़ा जा रहा है। ये इस देश का संविधान है। हमारे लिए इससे ज्यादा सम्मानित और इससे ज्यादा पवित्र दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। ये देश इस संविधान से चलेगा, क्योंकि यह संविधान इस देश के दलित को, इस देश के आदिवासी को, इस देश के पिछड़े को, इस देश के गरीब को, इस देश की महिला को वो हक देता है जो देश के सबसे अमीर आदमी का है, जो देश के प्रधानमंत्री का है, जो देश में किसी पुरुष का है। इस संविधान पर आंच आएगी तो हम बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। और बीजेपी इस संविधान से चिढ़ती है। आपको याद होगा चुनाव के पहले उनके तमाम लोग संविधान बदलने की बात करते थे। संविधान बदलेगा तो किसका बुरा होगा? इन्हीं आदिवासियों का बुरा होगा। आदिवासियों की बात करना चाहती है बीजेपी, आए एक डिबेट करे। क्यों छत्तीसगढ़ के जंगल काट काट के पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं? क्यों धारावी में गरीबों की बस्तियां उजाड़कर अडानी को दी जा रही हैं? क्या बात करती है बीजेपी? किसी का भला नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अडानी महाघोटाले को और बढ़ाना है। 3.25 करोड़ आपको पैसे दिए भाजपा ने, 3.25 लाख करोड़। उन्होंने कहा कि हमने 3.25 लाख करोड़ दिए, वो 1,36,000 मांग रही है। सवाल ये उठता है कि जो आपको पैसे दिए गए उसमें 55% जो कंट्रीब्यूशन है वो केंद्र का है, और आपने जो खर्च की वो 50% भी खर्च नहीं किए, उन्होंने कहा। मैं आपके जो सवाल है उसमें जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, और मुझे पूरा विश्वास है वो आपका शब्द नहीं है, वो बीजेपी का शब्द है। अपने नाना के घर से लाए थे पैसे, मोदी जी के दादा के घर से आया था पैसा। इस देश की सम्मानित जनता का पैसा है वो हर करदाता का पैसा है। इस देश का गरीब से गरीब आदमी जीएसटी देता है, आटे और दही पर जीएसटी दे रहा है। आप जैसे लोग इनकम टैक्स देते हैं, मेरे जैसे लोग इनकम टैक्स देते हैं। गरीब से गरीब आदमी दियसलाई तक पर तो जीएसटी दे रहा है, हवाई चप्पल पर तो जीएसटी दे रहा है, 400 रुपए की शर्ट पर तो जीएसटी आप वसूल रहे हैं। गरीब आदमी भी टैक्स देता है। ये देश की जनता का पैसा है। बीजेपी के कोषाध्यक्ष ने साइन नहीं किया ये पैसा। पहले मुझे बोल लेने दीजिए। ये बीजेपी के कोषाध्यक्ष ने चेक साइन नहीं किया है। तो जो हमारा है हम उसके बारे में बिल्कुल पूछेंगे। हर राज्य को केंद्र के तरफ से पैसा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 55 दिया और हमने 50 खर्चा किया, ये सब बरगलाने की बातें हैं। खनन का 1,36,000 करोड़ आपके पास क्यों है? अगर आपके दो भाई हो और आपके भाई से आपका कितना भी प्यार हो या कितनी भी नफरत हो, अगर वो आपका पैसा मार के बैठेगा तो आप सवाल पूछिएगा। वो सवाल हम केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं, इसके अलावा बाकी बरगलाने की बातें हैं। मैडम, इसी में एक सवाल है कि ये 1,36,000 करोड़ कब का बकाया है? ये ड्यूरेशन क्या है? उन लोगों का आरोप है कि कांग्रेस की सरकारों ने झारखंड को नहीं दिया। इवन शिबू सोरेन जब कोयला मंत्री थे उस दौरान का ये पैसा है, तो क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है, बीजेपी की एक फितरत है। जैसे इंडिया अभी एक सीरीज हार गई तो मैं इंतजार कर रही थी कि बीजेपी का कोई तो ये व्यक्ति कहे कि नेहरू जी की वजह से हार गए। तो बीजेपी की जो विफलताएं हैं, जितनी विफलताएं हैं, वो कांग्रेस पर मढ़ने की आदत है। आप 1-2 साल की सरकार चला रहे होते तो आपकी बात हम मान जाते। आपको सरकार चलाते हुए 11 साल हो गए। अब तो थोड़ी तो थेथरई कम करिए। थेथरई तो शब्द आप सब लोग समझते ही होंगे, मैं भी पूर्वांचल की हूं। पहले मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। थोड़ी तो थेथरई कम करिए। 10 साल का है, मान लीजिए, दीजिए 10 साल का पैसा वापस। 10 साल से सत्ता में है ना आप बैठे हुए, 11 साल से क्यों नहीं पैसा दे रहे? झारखंड के पैसे पे कुंडली मार के आप क्यों बैठे? उस पैसे से क्या क्या नहीं हो सकता था? कब का पैसा है इसका हिसाब होगा। वो पैसा झारखंड के पास आए इस पर चर्चा नहीं होगी, ये गलत बात है। कांग्रेस के रिजर्व में पैसा है उसमें। तो मैं तो कह रही हूं भाई, 11 साल से सत्ता में आप थे, दे दीजिए ना पैसा, काहे नहीं दे रहे? सरना धर्म कोड की बात की, 1951 तक किसने पानी ला दिया? उसके बाद क्यों हटा? नहीं, मैं सोशियोलॉजिकल आंसर में नहीं जाऊंगी कि क्यों हटा, लेकिन झारखंड के लोग, झारखंड की सरकार उसको लागू करना चाहती है। यहां से वो पारित हो चुका है, पारित होकर वो केंद्र के पास लंबित है। 2 साल हो गए हैं उसको वहां पर रखे हुए, जिस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो सवाल तो पूछा जाएगा। और यही सरना धर्म कोड, यही सरना धर्म कोड जब बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमें नहीं दिखता है। सर, ये डिबेट नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो पहले मैं पहले बोल लूंगी, फिर आप सवाल पूछिएगा। आपने मुझसे पूछा क्यों हटा, मैं सोशियोलॉजिकल आंसर देने यहाँ नहीं आई हूं। एक राज्य की मांग थी, एक चुनी हुई सरकार ने
विपक्ष ने तो ये नहीं किया। चुनी हुई सरकार जिसके पास मैंडेट था चुनाव के बाद, उसने कहा ये लागू होना चाहिए। लागू होने के बाद ये केंद्र के पास गया, इस पर मोहर लग जानी चाहिए थी। 2 साल से मोहर क्यों नहीं लगी, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप आदिवासियों की बातें करते हैं, अगर आप उनके संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप उनकी कल्चर की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपके मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड क्यों नहीं है? ये 2 सवाल हम पूछ रहे हैं। ये कोई विवाद का, चर्चा का, डिबेट का विषय ही नहीं है। इन 2 सवालों का जवाब बीजेपी से कभी नहीं आता है। ये मैडम परिवारवाद पर आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कई लोगों को टिकट दिया है। ये आप जिनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी पत्नी को आगे करके रखा है। पति पत्नी की मानिए पूरा कैंपेन चल रहा है। आपके यहाँ अभी राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी के लिए। तो ये अब राजनीतिक दलों को उचित लगता है कि परिवारवाद पर कोई चर्चा की जाए? आप लेट आए थे थोड़ा, मैंने आपने मेरी आधी बात सुनी। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है परिवार से ज्यादा सगा कौन होता है? मुझे लगता है पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो पत्नी ने जिस पति का अपने साथ नाम जोड़ लिया उसकी अर्थी उठती है। जिसके नाम का मंगलसूत्र पहन लिया और सिंदूर लगा लिया उसकी अर्थी उठती है। दाम्पत्य के सूत्र को हमारे यहां सबसे पवित्र कहा गया है, और उस दाम्पत्य के सूत्र का की जो भाषा बीजेपी के लोग यहां के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के लिए बोल रहे हैं वो सर्वथा गलत है। मुझे लगता है कल्पना सोरेन जी एक प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं। जब जेल में थे हेमंत जी तो उन्होंने बिल्कुल पार्टी को एकजुट रखने का काम किया। आपने भीतर घात करवाया पार्टी में, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। प्रियंका जी के भाई है राहुल गांधी, और राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, उन्होंने वो सीट छोड़ी, क्यों नहीं जाएंगे? मैं चुनाव लड़ूंगी तो क्या मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई चाचा नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? मुझे ऐसा लगता है परिवार को तिरस्कृत करना गलत है। मेरी बात सुनिए आपने मेरी आधी बात सुनी। मैंने आपसे क्या कहा? आप चुनाव लड़िए, आप अपने लड़के को लड़वाइए। जनता अगर उसको नहीं चाहेगी वो हार जाएगा, और जनता अगर उसको जिता देगी, यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है। जनता से चुनकर आना आसान नहीं होता है। लाख लाख वोट पड़ते हैं, लोकसभा में 10-10, 12-12 लाख वोट पड़ते हैं। एक जनता को यह समझाना कि हमें इलेक्ट करके भेजो, यह जनता डिसाइड करती है। बहुत परिवारों को जनता हरा देती है और बहुत सारे परिवार के लोगों को जिता देती है। जिसको जनता ने लोकतंत्र में चुनाव में जिता दिया, उसके ऊपर परिवारवाद का आरोप कैसे लग सकता है? राहुल गांधी 1 बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 5 बार के चुने हुए सांसद हैं। वो विंध्या के नीचे भी चुने जा सकते हैं और विंध्याचल के ऊपर भी चुने जा सकते हैं। उन्होंने तो दिखा दिया वायनाड से चुनकर। मोदी जी जाए लड़ने वायनाड, मोदी जी जाए कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कहीं भी लड़के दिखाए, नहीं लड़ सकते हैं। तो दूसरे के लोकतंत्र को अपमानित करना छोड़ दीजिए। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया क्योंकि आपने जब परिवार के 33 लोगों को टिकट दिया है तो आप कैसे परिवारवाद की बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर ये कांग्रेस में बहुत सम्मानित कार्यकर्ता है, इनका बेटा कांग्रेस की बातें सुन रहा है, वो आगे बढ़ के हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता तो ये क्या करे? उसका हाथ खींच कर हटा दे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम कांग्रेस मत ज्वाइन करो। क्यों नहीं करेगा भाई? वो स्वतंत्र नागरिक नहीं है इस देश का, उसको हक नहीं है जाकर लोगों से वोट मांगने का। हो सकता है वोट लोग उसको रिजेक्ट कर दे, हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर ले, सीधी सी बात है। मैडम 24 साल झारखंड को हो गया। 2019 में इससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ी, 16 सीटें जीत कर आई, जो अलग झारखंड बनने के बाद कांग्रेस का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और अलग झारखंड बनने के 24 साल के इतिहास में ये पहला मौका है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आखिर वजह क्या है? क्या सरेंडर पॉलिसी यहाँ पर कांग्रेस, जमीन का दबाव है? पार्टी के अंदर आरोप लगा कि टिकट बिका, प्रभारी ने टिकट बेचा, केसी वेणुगोपाल के सामने तमाम चीजें बीते दिनों यहाँ पर हुई। जिसको आप सरेंडर कहते हैं, मैं उसको विशाल हृदय कहती हूं। जब आप गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, जब आप एक बड़े स्वरूप में एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं, क्योंकि आपको सामने वाले की जो राजनीति है, नफरत की, जो घृणा की, जो तिरस्कार की राजनीति, उसको हराना है, तो कहीं पर आप 2 कदम पीछे लेते हैं, कहीं पर आप 2 कदम आगे लेते हैं।
मैं 31 दिसंबर 2022 की राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद दिलाना चाहती हूं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, एक दिन के लिए आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में। उनसे पूछा गया इंडिया गठबंधन है, आप इतने स्ट्रांग हैं यहाँ पे, आप कितनी सीट लड़िएगा, ये वो। उन्होंने कहा देखिए इंडिया गठबंधन एक बड़े मकसद से साथ आया है, उसकी धुरी हम हैं, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और असम से लेकर पोरबंदर तक कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि हम उसकी धुरी हैं तो कहीं पर हमें ही ज्यादा सैक्रिफाइस और त्याग करना पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है कि जहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूत रखने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हमें अगर थोड़ा त्याग करना पड़े तो हम उस त्याग को करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये यज्ञ है और यज्ञ आहुति मांगता है। क्या इस त्याग से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? मुझे लगता है देश को फायदा होना चाहिए, और जब देश को फायदा होगा तो हम सबका फायदा होगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबका।